ओके सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग वेक्टर्स एंड कैलकुलस के फोर्थ लेक्चर में, ठीक है। आज हम लोग वेक्टर्स एंड कैलकुलस के फोर्थ लेक्चर में, टुडेज डेट इज 19th ऑफ जून। एंड सबसे पहले हम लोग अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं। लास्ट क्लास में सबसे पहले हमने बात किया था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हमने बात किया था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। हर्ष ने एक सवाल पूछा था, मैं उसको एक बार ले लेता हूँ कि सर फिजिक्स में, थ्योरी में, जेई में कितना आता है। हर्ष, थ्योरी और न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है फिजिक्स में, बट इफ यू वांट टू गेट एग्जैक्ट तो जेई में कम से कम 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन, कम से कम 30% क्वेश्चन थ्योरेटिकल होता है। लेट्स मूव टू अ टॉपिक। तो लास्ट क्लास हम लोग बात कर रहे थे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की बात कर रहे थे। हमने बोला था मान लीजिए हमारे पास कुल मिला के दो वेक्टर्स है। एक वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर हमारे पास बी वेक्टर है। मान लीजिए दोनों रैंडमली प्लेस है। मान लीजिए हम दोनों के बीच एंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं। दोनों के बीच अगर एंगल कैलकुलेट जब करना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम लोग। तो इसके लिए हमारे पास कुल मिला के दो मेथड्स हैं। एक मेथड जो हमारा है वो क्या है, टेल टेल मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कोई एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं। ऐसा शिफ्ट करते हैं कि ना उसका मैग्नीट्यूड बदले ना उसका डायरेक्शन बदले। तो पैरेलली शिफ्ट करके क्या किए हम लोग दोनों के टेल को एक जगह अरेंज कर दिए। दोनों के टेल को, टेल ऑफ द वेक्टर्स को एक जगह अरेंज कर दिए। तो दोनों वेक्टर्स के टेल को अगर एक जगह अरेंज कर दिए तो अरेंजमेंट क्या होगा, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होगा। क्लियर है। अब इसको कहते हैं टेल टेल मेथड। इसको कहते हैं टेल टेल मेथड। अब जो इनके बीच जो इंटीरियर एंगल होगा, मैंने क्या बोला, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल जो होगा will be the angle between two vectors. Interior angle will be termed as the angle between two vectors. लेकिन अगर हम लोग मान लीजिए कि दूसरे वेक्टर बी वेक्टर को पकड़े, होल्ड किए, और बी वेक्टर कुछ ऐसा रखे कि बी का टेल ए के हेड के पास आ जाए, बी का टेल ए के हेड के पास आ जाए, इसको कहते हैं हेड टेल मेथड। तो जब अगर दो वेक्टर्स हेड और टेल के फॉर्म में अरेंज होते हैं तो उस केस में दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल निकालने के लिए कौन सा एंगल लेते हैं हम लोग, एंगल एक्सटेंड कर देते हैं। और ये एक्सटीरियर एंगल दोनों के बीच का क्या होता है, एंगल। याद रखिएगा, एक्सटीरियर एंगल। ये अपने को हमेशा दिमाग में रखना है, कब इंटीरियर एंगल लेंगे और कब एक्सटीरियर एंगल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात कर रहे थे एडिशन ऑफ वेक्टर्स लास्ट क्लास में। मैंने आपको बोला था ये रिकॉल करके भी आने के लिए, तो हम जल्दी से बात कर लेते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। तो मैंने बोला था कि मान लीजिए कुल मिला के आपके पास दो वेक्टर्स, ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर क्या है, बी वेक्टर। मान लीजिए दो वेक्टर जो है वो हेड टेल फॉर्म में अरेंज है। कौन सा मेथड है ये, हेड टेल मेथड है। हेड और टेल मोड में अरेंज है मान लीजिए। तो हमने देखा था कि मान लीजिए इसको समझना है अगर, तो मैं ऐसे सोचता हूं कि मैं अगर शुरू किया पी से, पी से गया मैं क्यू पे, और फिर क्यू से गया मैं आर पे, तो कोई मेरे से पूछेगा कि फाइनल कहां पे गए। मान लीजिए पी क्यू के बाद मैं कुछ और नाम ले लेता हूँ, एन ले लेता हूँ। पी से क्यू गए, क्यू से एन गया, तो मैं फाइनली कहां से गया, पी से लेकर के एन तक गया। तो ये जो पी से एन तक वाला जो पार्ट होता है, इसको कहते हैं हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर। एंड दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज नथिंग बट सम ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यानी याद रखना, अगर वेक्टर्स हेड टेल फॉर्म में अरेंज हो तो रिजल्टेंट वेक्टर कुछ नहीं होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं। जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करने पे लाइन बनता है, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है सबको। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए एंड बी। अब हमारे लिए कुछ मसले हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। वो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, ये हमारे लिए सवाल है। तो चल के इसको निकालने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल हमारे पास आया था रिजल्टेंट का। तो याद करिए, रिजल्टेंट के लिए हमने बोला था कि मान लीजिए दोनों के बीच का एंगल ये थीटा है, तो हमने ये कौन सा लेंथ निकाला था, ये मान लीजिए हमने ले लिया ओ, तो हमने इसको ले लिया था बी कॉस थीटा, और ये लेंथ कितना आ गया था, बी साइन थीटा। मैं जल्दी से एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ क्योंकि आज फिर से करना पड़ेगा अपने को।
तो मान लीजिए मुझे अगर रिजल्टेंट निकालना होगा, अगर मैं कहूं तो मैं इतना तो कह ही सकता हूं इस ट्रायंगल में कि पी एन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एन ओ का होल स्क्वायर प्लस ओ पी का होल स्क्वायर। ये है मेरा पाइथागोरस थ्योरम। इस ट्रायंगल को देख लीजिए, ठीक है, इस ट्रायंगल को देख लीजिए। देवराज फर्स्ट क्लास से इट यू 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 मस्ट लुक फॉरवर्ड, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, कोई डाउट हो तो पूछिए देवराज, ठीक है। इवन विकास, विकास इट्स योर फर्स्ट क्लास। पीयूष, पीयूष आई थिंक यू आल्सो हैव नॉट अटेंडेड एनी ऑफ द फिजिक्स क्लासेस, सो इफ देयर एनी कंसर्न जस्ट रेज योर हैंड एंड पुट क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने बोला ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बड़ा सा पी ओ एन, तो मैंने बोला इसमें परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। तो बोलिए पीएन कितना है मेरा, पीएन मेरा है आर, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एन ओ कितना है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ओपी कितना होगा, ओपी और से देख लो, पी क्यू तक का लेंथ ए है, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? देखते हैं, तो अब रिजल्टेंट का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। ये मेरा फाइनल फॉर्मूला आया है। सबको पता है ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या बन जाएंगे, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो फाइनल जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ रहा है वो कितना आ रहा है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये दोनों मिलके क्या बन गए, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2ab कॉस थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। अगर कोई मेरे से पूछे कि इस रिजल्टेंट वेक्टर तो चलो वैल्यू आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर तो आ गया कि इसका मैग्नीट्यूड तो आ गया, अब पूछे कोई डायरेक्शन किधर होगा, तो मेरे से कोई पूछे tan अल्फा कि एक ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो मैं tan अल्फा इक्वल टू क्या बोलूंगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी ओ एन बाई ओ पी, ओ एन बाई ओ पी। तो ओ एन कितना हो रहा है, बी साइन थीटा बाई ओपी कितना हो रहा है, ए प्लस बी कॉस थीटा। याद रखिएगा इसी के साथ अपना एंगल जो आता है tan अल्फा, tan बीटा कर दो, हमने लास्ट टाइम बीटा लिखवाया था, कोई दिक्कत नहीं है, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये मेरा एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वेक्टर है। दो फॉर्मूले अपने को हमेशा याद रखने हैं। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछिए, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछिए, तब मैं इसके आगे बढ़ूंगा। ये मैंने अभी सिर्फ रिकॉल ही करा है। वी हैव सम रेज्ड हैंड्स, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हर्ष अनम्यूट कर रहा हूँ। हर्ष गो अहेड, बोलिए। सर ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को बहुत बुक्स में मैंने देखा कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी लिखा था, नहीं, लाइक से लास्ट में कंक्लूजन वही आ रहा था। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन अलग है, वो अब थोड़ी देर में बात करेंगे पांचों में। ओके सर, सर वो बट अलग उसका है, वो अलग लॉ। कंक्लूजन तो लास्ट में सेम था ना। क्या, नहीं नहीं वो, नहीं नहीं, कंक्लूजन एक है, कंक्लूजन एक है। दो वेक्टर को जोड़ोगे तो दो जोड़ दिन क्या होगा, 5 ही होना है, कहीं भी कर लो। यस सर। मेथड बदल दो लेकिन नंबर का सम तो 5 ही रहेगा, है ना, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सबको ये क्लियर हो। कॉपी में कई लोगों के साफ साफ लिखा हुआ भी, जो भी लास्ट क्लास में थे। हम अब आते हैं थोड़ा इसके आगे, हम थोड़ा बात करते हैं इसके आगे कि मान लीजिए आपका रिजल्टेंट वेक्टर हमने निकाल दिया। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर होता क्या है, तो याद रखिएगा दो वेक्टर को ऐड करने में दो अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है इसका इसका ग्राफिकल अप्रोच, और आई वुड से पिक्टोरियल अप्रोच, रिप्रेजेंटेटिव अप्रोच, और दूसरा है इसका मैथमेटिकल अप्रोच। तो मैं थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच की तरफ जाता हूं, देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं,
गिवन वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर्स हैं और रिजल्टेंट वेक्टर आपने निकाल दिया कि आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है दो वेक्टर के बीच में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए दो वेक्टर के बीच में मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होगा, मैक्सिमम रिजल्टेंट की अगर हम बात करें, अगर मैं बात करूं फॉर मैक्सिमम रिजल्टेंट, फॉर आर मैक्स, मैक्सिमम अगर चाहिए अपने को, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट के लिए थीटा, मेरा कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कब मिलता है? क्या थीटा इक्वल टू 0 पे मिलता है क्या? बताइए, क्या कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है क्या? एवरीवन, क्या कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है क्या? तो हम कॉस थीटा, थीटा अगर 0 होगा तो मेरे कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या कि इस केस में मेरा रिजल्टेंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। कितना होगा? कितना होगा देखते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, कब मिलेगा देख लो। तो अगर मैं बोलूं ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी नहीं हो जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है, तो आर मैक्स कितना हो गया? मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना मिल सकता है मुझे? मुझे मैक्सिमम रिजल्टेंट जो मिल सकता है दो वेक्टर से वो क्या मिल सकता है? a प्लस बी, a प्लस बी। इज इट क्लियर? अगर मैं बात करूं मिनिमम के लिए, अगर मैं बात करूं मिनिमम के लिए फॉर आर मिनिमम, अगर मैं बात करूं कि मुझे मिनिमम चाहिए रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मुझे मिनिमम चाहिए दो वेक्टर का, तो दो वेक्टर का जब मिनिमम रिजल्टेंट चाहिए तो कॉस थीटा का वैल्यू भी क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। अच्छा, कॉस थीटा का वैल्यू मिनिमम क्या 180 डिग्री पे होता है क्या? बोलिए, क्या कॉस थीटा का रिजल्टेंट, बताइए प्रियांक, 90 नहीं 180 ना, बताइए क्या मिनिमम जो रिजल्टेंट होता है क्या 180 पे मिलेगा क्या? क्योंकि cos 180 का वैल्यू कितना होता है? cos 180 का वैल्यू होता है -1। इज दिस क्लियर? बिल्कुल, एंगल आपको दिया रहता है। तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि मिनिमम आर मिनिमम कितना हो जाएगा, आर मिनिमम इक्वल्स टू, बड़ा क्लियर है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस थीटा का वैल्यू -1 हो गया तो कितना हो गया? -2ab। तो हम कह सकते हैं आर मिनिमम इक्वल्स टू, आर मिनिमम इक्वल्स टू ए माइनस बी, आर मिनिमम इक्वल्स टू ए माइनस बी। क्या क्लियर है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको। मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए आपको दो वेक्टर दिए जा रहे हैं, तो दो वेक्टर का मैक्सिमम रिजल्टेंट आपको कितना मिल सकता है और मिनिमम रिजल्टेंट आपको कितना मिल सकता है? मैक्सिमम मिलेगा a प्लस बी और मिनिमम मिलेगा आपको a माइनस बी। इज इट क्लियर क्या? इज इट क्लियर? तो क्या मैं कह सकता हूं क्या कि जो r का वैल्यू है वो कितना रेंज करता है? a माइनस, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, अभी क्वेश्चन दूंगा इस पे, से ले करके ये a प्लस बी तक रेंज कर सकता है दो वेक्टर के बीच में। कोई दो वेक्टर को जैसे एंगल पे रखना है रख लो, लेकिन इनके बीच का रिजल्टेंट जो है वो a माइनस बी से लेकर के a प्लस बी तक हो सकता है। क्या ये क्लियर है सबको? क्या आस्था, इज इट क्लियर? क्या आस्था, इज इट क्लियर? चलिए, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया a माइनस बी से लेके। मैं इसको थोड़ा ना पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं, आप देखिएगा कितना समझ में आ रहा है। कोई दो फोर्स आपको अगर मैं दे दूं और बोलूं कि मैक्सिमम रिजल्टेंट कब मिलना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? दोनों को एक डायरेक्शन में रखेंगे, क्या उस वक्त थीटा क्या होगा? 0 डिग्री होगा। तो आप भी बोलोगे ना कि अगर मान लीजिए F1 फोर्स लग रहा है और दूसरा फोर्स F2 लग रहा है, अगर एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा? सीधा सीधा ऐड नहीं हो जाएगा क्या? बोलिए, आप खुद इतना तो अंदाजा लगा ही सकते हो, सीधा सीधा क्या हो जाएगा ऐड? या मैं अगर सीधा सीधा नेट फोर्स बोलूं, अगर एक ही डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? नेट फोर्स इक्वल्स टू सीधा सीधा F1 प्लस F2। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं, मान लीजिए मेरे पास एक फोर्स F1 इधर है और दूसरा फोर्स F2 इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में है,
मैं कह सकता हूं नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F1 माइनस F2। यार ये दोनों केसेस हम जानते हैं। ये मैंने पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है बस आपको। क्या सबको ये क्लियर है? बोलिए। और अगर कभी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना हो, मान लीजिए मैं ए से यहां से ऐसे एक वेक्टर बना दिया, एक ऐसे वेक्टर बना दिया, रिजल्टेंट बनाना है, कुछ नहीं, स्टार्ट टू एंड को जोड़ दो, दैट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है? चलिए, अब होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूं, आप लिख लीजिए और जल्दी से इस पे बेस्ड हम लोग एक दो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे। श्रेयांश से बोला है सर रिजल्टेंट नेगेटिव हो सकता है। बिल्कुल श्रेयांश, रिजल्टेंट बिल्कुल नेगेटिव हो सकता है, पर याद रखना श्रेयांश रिजल्टेंट होता क्या है? रिजल्टेंट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन रिजल्टेंट वर्ड अगर यूज करते हैं तो रिजल्टेंट बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की बात करते हैं, और मैग्नीट्यूड जो होता है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। बोलिए, वेक्टर नेगेटिव हो सकता है। हर्ष ने पूछा है सर ये अभी एडिशन ऑफ टू वेक्टर में वैलिड है। हर्ष, ये फॉर्मूला सिर्फ दो वेक्टर की बात करता है। ट्रायंगल लॉ मैं नहीं कह रहा हूं कि दो वेक्टर के लिए वैलिड है, मैं कह रहा हूं ये फॉर्मूला सिर्फ दो वेक्टर के लिए वैलिड है। चलिए अभी देखते हैं कितने लोगों ने ठीक से समझा है पॉइंट को। ठीक है, कितने लोगों ने पॉइंट को समझा है। आई होप कि आप लोग और थोड़ा लिखते भी रहो साथ। देखते हैं ये क्वेश्चन कितने लोग कर पाते हैं। सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, पोल को लॉन्च कर रहा हूं, देखते हैं कितनी जल्दी लोग रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। कोई सॉल्व नहीं करना, बस बिल्कुल श्योर। मैंने एक पोल लॉन्च किया है, सेंसिबली रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करो। एक्सेलेंट, वेरी गुड। ये आपसे पूछा गया है कि वेक्टर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखते हैं शिवम। So we have got 20 response related. Excellent. Out of which 18 is correct. Excellent. बट बच्चों थोड़ा और आप सब रिप्लाई करें। आप सबसे रिप्लाई की उम्मीद है। Which of the following is true for a given diagram? बिल्कुल सही है गुलशन, बिल्कुल सही है। गुलशन, पीयूष बिल्कुल सही है, शिवम बिल्कुल सही है। चलिए, वी हैव 22 पीपल हु हैव रिस्पॉन्डेड टिल इट। अभी तक 22 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया हुआ है अभी तक। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं, बड़ा सिंपल था ये तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। ये तो रिप्रेजेंटेशन था। ए वेक्टर है, ये सीधा सीधा क्या है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट फाइनली क्या होगा? फाइनल इनिशियल से फाइनल पॉइंट कुछ कनेक्ट कर दिया है, सी वेक्टर होगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी वेक्टर। क्लियर है क्या? ऑलमोस्ट एवरीवन हैज रिस्पॉन्डेड करेक्टली, ऑलमोस्ट एवरीवन हैज रिस्पॉन्डेड करेक्टली। ठीक है, मैं आपको रिजल्ट शेयर कर देता हूँ। 19 पीपल हैव रिस्पॉन्डेड करेक्टली, बट बाकी लोगों के रिस्पॉन्स नहीं है, तो एक्सपेक्टिंग कि अब आप लोग भी रिस्पॉन्ड करोगे। ठीक है, चलिए, you have some reply. उज्जवल saying ये, उज्जवल बढ़िया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सब लोग, मुझे इसमें सबका आंसर चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है सर। ये तो अभी बताया है, ये तो क्लास में पढ़ाया हो, इसको थोड़े ना कुछ दिमाग लगाना है। इसमें अपने दिमाग का कोई इस्तेमाल नहीं करना। सही है पीयूष, ठीक है, इसको जल्दी रिस्पॉन्ड कर। इसमें भी गलत दे दिया, दो लोग, 3 लोगों ने आंसर गलत बताया। मैक्सिमम पूछा है, नॉट मिनिमम।
Sir, joined with name of Gioni. Go ahead with your correct name, otherwise will be removed soon. Almost everyone is giving correct answer. 0 degree, बिल्कुल सही है. चलो. I think most of you have responded. अभी तक हमारे पास 22-23 रिस्पॉन्स आ चुके हैं. अभी तक हमारे पास 23 रिस्पॉन्स आ चुके हैं. इट्स वेरी गुड. करेक्ट आंसर यू नो वेल. मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्यों 0 डिग्री होता है इसका. ठीक है. मेजॉरिटी ऑफ यू हैव रिप्लाइड करेक्ट. अभी अभी बात किया था कि अगर दो वेक्टर के बीच में मैक्सिमम रिजल्टेंट चाहिए, दोनों वेक्टर क्या रखना पड़ेगा? सेम डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, यानी 0 डिग्री पे रखना पड़ेगा. क्लियर है? लेट्स नॉट डिस्कस ऑन द सेम. इस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. वी नो दैट क्या होगा. ठीक है. मिगाक मैं बता रहा हूं. अगला क्वेश्चन लोग कर देते हैं. एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन. एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन. एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन. खुशी इसको ट्राई करें. सर -3 आई कैप और माइनस आई कैप में क्या डिफरेंस है? देखिए मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है. माइनस आई कैप सिर्फ नेगेटिव एक्स एक्सिस को शो कर रहा है, पर आपका -3 आई कैप क्या शो कर रहा है? 3 मैग्नीट्यूड का वेक्टर है माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग. जल्दी. बट डोंट गो टू रॉन्ग कंक्लूजन. हमारे पास हमारे पास दो वेक्टर्स हैं. A particle is simultaneously acted by two forces equal to 4 Newton and 3 Newton. Net force on the particle is. Net force on the particle is. Net force on the particle is. I have got numerous incorrect answers. अभी तक हमारे पास सिर्फ 5 लोगों ने सही आंसर दिया है और 20 लोगों ने गलत आंसर दिया है. 13 लोगों ने, सॉरी. निष्ठा वेरी गुड. श्रेयांश वेरी गुड. शिवम गड़बड़ है. सन्नी सही है. शुभम गलत है. शिवम गलत है. गुलशन इट्स नॉट करेक्ट. माला वेरी गुड. पीयूष गड़बड़ है. खुशी थोड़ा और सोचे ना, थोड़ा और सोचा जाए. रिस्पॉन्ड आपने बहुत जल्दी क्विकली तो किया, बट एक्चुअली यू फेल ट्रैप ऑफ इट. आप ट्रैप में फंस गया. क्रिश वेरी गुड. मानस शिवम गलत है. पीयूष सही है. अभी शिवम गड़बड़ है. इस क्वेश्चन के ट्रैप में फंस गए. बिल्कुल मृगांक वेरी गुड. दैट्स द लॉजिक आई वांटेड टू नो. दैट्स द लॉजिक वी वांटेड टू नो. जिया गड़बड़ है थोड़ा. गुलशन वेरी गुड करेक्ट. पीयूष वेरी गुड. अंशु एक्सीलेंट. आई थिंक मेनी पीपल हैव कम टू द कंक्लूजन, लेकिन वो पहले ही उन्होंने बंदूक चला दिया. वो बंदूक चल गया. उज्जवल ठीक है. सचिन गड़बड़ है. देखो बात क्या है कि आपके पास 4 न्यूटन दे दिया फोर्स और 3 न्यूटन फोर्स दे दिया. चलो ठीक बात. लेकिन एंगल दिया है क्या? जब एंगल नहीं दिया है तो आप कैसे बता सकते हो कि कितना फोर्स होगा? बिल्कुल सही है. आप बता सकते हो रेंज कितना होगा, कहां से कहां तक लाई कर सकता है. तो आपको भी पता है जो रिजल्टेंट होगा वो कहां से कहां तक लाई करेगा. 4-3 से लेकर के 4+3 तक. 4-3 से लेकर के 4+3 तक लाई करेगा. तो 4-3 कितना होगा? 1. इज इट क्लियर? क्या 1 से लेके 7 तक लाई करेगा? क्या दिक्कत है? क्या समझ में आ रही है मेरी बात? क्या तो मैं जो पॉइंट स्टेब्लिश करना चाह रहा हूं, क्या वो समझ में आ रहा है? क्या से यस और नो? इज इट क्लियर? क्या आप लोगों ने गलत नहीं सोचा, लेकिन आप लोगों ने कुछ दिमाग में कंक्लूजन लेके सोच दी. जिसने 5 बोला वो 90 डिग्री एज्यूम कर लिया. जिसने 7 बोला उसने 0 डिग्री एज्यूम कर लिया. तो लेट्स फोकस कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. यही होता है स्टेटमेंट पढ़ने पे फायदा. लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन करते हैं. एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना. डोंट लेकर. मैं पोल भी लॉन्च करूंगा 30 सेकंड के बाद ही, क्योंकि आप जल्दबाजी में रिस्पॉन्ड करने लगते हो और गलत करते हो.
मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, मैंने पोल लॉन्च कर दिया, रिप्लाई। शिवांगी, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? कोई इशू, कोई दिक्कत तो नहीं है? आदित्य, यू आर टू लेट। खैर रिकॉल भी कराया है अभी तक तो। वी हैव गॉट 12 रिस्पॉन्स टिल येट। We have got 12 response to it. मैं अभी आंसर नहीं बताना चाह रहा, तो आप लोग अपने चैट में जो रिप्लाई किए हो, I'm just waiting for शिवम, अब रिकॉल कर लो एक बार, फिर से देख लो एक बार। सन्नी ठीक है, पीयूष ठीक है, माला ठीक था, गुलशन ठीक था, मृगांक थोड़ा इशू है, निष्ठा इट लुक्स फाइन। श्रेयांश ठीक है, शुभम ठीक है, अंशु ठीक है, सचिन थोड़ा गड़बड़ है, क्रिस ठीक है। Still 22 people have responded, but answer बहुत ही वाइड स्प्रेड है। आंसर बहुत ज्यादा नहीं, ए और डी के बीच में काफी लोग हैं। मैं ए ऑप्शन को आपके ऑप्शन में से हटा देता हूं। 2 और 2 न्यूटन का जब 2 फोर्स होगा तो मेरा रेंज कितना होगा? 2 और 2 होगा तो मेरा जो रेंज होगा रिजल्टेंट का वो कितना होगा? 4 होगा, और मिनिमम कितना होगा? 0 होगा। तो 0 और 4 के बीच में अगर मुझे रिजल्टेंट मिलना है तो 2 भी मिल जाएगा। तो ए ऑप्शन में तो मुझे रिजल्टेंट 2 मिल जाएगा। मुझे पूछ रहा कहां नहीं मिलेगा। अगर मैं 1 और 1 की बात करूं तो ये 0 और 2, मिनिमम कितना होगा इसका? 0, और मैक्सिमम कितना होगा? 2। इसके बीच में लाई कर जाएगा मेरा। 1 और 3 का कितना होगा? मिनिमम कितना होगा? 3 - 1 2, मैक्सिमम कितना होगा? 4। इसमें भी लाई कर जाएगा। लेकिन 1 4 में कितना होगा? मिनिमम कितना होगा? 3, और मैक्सिमम कितना होगा? 5। इसमें 2 न्यूटन लाई करेगा क्या? बोलिए, क्या इसमें आपका 2 न्यूटन लाई करेगा क्या? टेल मी, आप खुद सोचो। मिनिमम और मैक्सिमम पता है आपको, तो क्या 1 और 4 के बीच में 2 लाई करेगा क्या अपने को? नहीं लाई करेगा। क्लियर है? चलो सचिन, समझ में आ गया? तो हम कह सकते हैं कि मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा डी। इज इट डन? आगे बढ़े क्या बच्चों? शुड वी मूव अहेड? जल्दी से पैरेललोग्राम लॉ पढ़ लेते हैं, फिर पूरा एडिशन ऑफ वेक्टर अपने लिए ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए लेट्स गो अहेड। विवेक, कोई इशू, प्रॉब्लम? चलो, I'm ending the poll now. Focus on building the concepts. अगला हम पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। जब हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन की बात करते हैं तो पहला चीज हमारे दिमाग में आता है, वो आता है टेल टेल एडिशन। ट्रायंगल लॉ जो हमारा था वो था हमारा हेड टेल एडिशन। इसको कहते हैं हम लोग टेल टेल एडिशन। याद रखना, ये लॉ बहुत ही काम का है, और जनरली हम 80% केसेस में यही रूल यूज करेंगे। 80% केसेस में। और कैसे यूज करेंगे इसके बारे में आपको बात होगी आपसे। तो मैंने बोला कि मान लीजिए आपका 2 वेक्टर आपके पास है, ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर। तो क्या किया जाए? तो हमने क्या कहा कि आप एक काम करिए, दोनों के पहले टेल टेल को एक साथ लगा दीजिए। टेल और टेल को जैसे हम लोग अरेंज करते थे हेड टेल, वैसे ही टेल टेल को एक जगह लगा दीजिए, और ये टेल टेल फॉर्म में इसको अरेंज कर दिया। लगा दिया ए और बी। मान लेते हैं कि ए और बी के बीच का एंगल कितना है? थीटा। अरेंज कर दिया। अब हमने क्या किया कि मान लीजिए आपके पास स्टेप 1 तो ठीक है, अरेंज द 2 वेक्टर्स इन टेल टेल फॉर्म। दूसरा क्या किया कि हमने ए वेक्टर जो था उसके पैरेलल एक और वेक्टर ले लिया। उसके पैरेलल हमने एक और वेक्टर ले लिया, दैट इज ए वेक्टर। और हमारा जो बी वेक्टर है उसके पैरेलल हमने एक और वेक्टर ले लिया, बी वेक्टर। सच दैट, कुछ इस तरीके से हमने ले लिया ताकि हमारा एक पैरेललोग्राम बन जाए। पैरेललोग्राम समझते हो ना? सामने वाले साइड्स पैरेलल इक्वल होने चाहिए। तो हमने बी वेक्टर के सामने क्या है? बी, और ए वेक्टर के सामने क्या है? ए। तो अब ये एक क्लोज पैरेललोग्राम बन गया है। हमने क्या किया? दूसरा स्टेप क्या किया? इसको एक पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर दिया।
ए के पैरेलल एक ए ड्रॉ कर दिया, बी के पैरेलल एक बी ड्रॉ कर दिया। बोलिए इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको क्लियर है मेरी बात? हाउ वी हैव अरेंज ए एंड बी वेक्टर? कॉपी में जल्दी से इसको लिखें, तभी हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट डाउन करें, तब हम बात करते हैं इसके बारे में। और हमने क्या किया है, ए वेक्टर और बी वेक्टर से क्लोज फिगर बना दिए, एक पैरेललोग्राम बना दिया। दूसरा स्टेप हमने किया, ठीक है। मैं आपको 1 मिनट टाइम देता हूं, जल्दी से आप लिख लीजिए इसको। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन काफी काम का है, फॉर्मूला है, हर जगह काम आने वाला है। क्लास का फायदा तभी होगा जब आप इसको प्रॉपर नोट डाउन कर करके, इसको प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करके जब आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज क्लास का बहुत ज्यादा फायदा हो नहीं पाएगा। चलिए, आई जस्ट होप यू ऑल हैव रिटन, सबने लिख लिया होगा। 2 स्टेप्स थे, पहला हमने टेल फॉर्म में अरेंज किया है, और दूसरा हमने क्या किया है, उसको पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तीसरा स्टेप ध्यान से देखना, तीसरा स्टेप आपको आता है, गौर से देखिएगा। आप सब जानते हो कि मान लीजिए हमारा ये वेक्टर, पहला वेक्टर क्या है, हमारा ए वेक्टर है, और ये हमने एक अज्यूम क्या कर लिया है, हमने क्या अज्यूम कर लिया, हमने इसको अज्यूम कर लिया है बी वेक्टर। ऑब्वियसली पैरेललोग्राम बनाए थे, पैरेलल वेक्टर लिया था हमने, ये कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर। मुझे आप बताइए, मुझे आप बताओ, क्या आप इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन नहीं लगा सकते हो? आप बताइए, कांट यू यूज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन? और अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाओगे तो ये जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, क्या ये अपने आप रिजल्टेंट वेक्टर नहीं बन जाएगा? क्या ये पैरेललोग्राम जो है, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, क्या वो रिजल्टेंट वेक्टर नहीं बन जाएगा? आप खुद बताओ, ये पैरेललोग्राम लॉ में हम ट्रायंगल लॉ नहीं लगा सकते हैं क्या? बताइए। ये अब देखो, पहले टेंटेल था, लेकिन ये तो हिल्टन फॉर्म में हमने अरेंज कर दिया ना इसको, तो अब आराम से कह सकते हैं ना, ए वेक्टर है, बी वेक्टर, तो फाइनली क्या होगा, आर वेक्टर। तो अब हमारा क्लियर हो गया कि हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। याद रखिएगा, रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के डायगोनल से हमने क्या रिप्रेजेंट किया, हमने रिप्रेजेंट किया अपना रिजल्टेंट वेक्टर। और दिख भी रहा फिगर में आपको, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। गौर से देखते हैं, हम जानते हैं कि दोनों के बीच में एंगल ये क्या था, थीटा। तो ये अगर एंगल थीटा होगा तो आपको भी पता होना चाहिए ये भी थीटा होगा। और ये फिर वही वाला प्रोसेस फिर से आ गया, फिर से रिजल्टेंट निकालने का प्रोसेस आ गया। तो मैं अब फिर से कहूंगा, रिजल्टेंट विल बी इक्वल्स टू, वी नो, वी डोंट नीड टू कैलकुलेट अगेन। रिजल्टेंट हम लोग जानते हैं कितना होगा दो वेक्टर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हम लोग ये भी जानते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा। मान लीजिए tan बीटा इक्वल्स टू, लिखेंगे tan बीटा इक्वल्स टू b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। दैट्स इट। यानी हमारे फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ अप्रोच का फर्क पड़ता है। अप्रोच क्या कहता है कि दो वेक्टर अगर टेल फॉर्म में अरेंज हैं तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय टू वेक्टर्स। इज इट क्लियर? क्या इज दिस क्लियर? मैंने बोला कि आपको सिर्फ इसका अप्रोच देखना है, कोई कुछ नया नहीं है, फॉर्मूला में भी कोई चेंज नहीं होगा। आप एंड में तो आप दो वेक्टर को ऐड ही कर रहे हो ना, तो दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर भी सेम रहेगा और एंगल फॉर्म भी। गौर से देखो ना, लास्ट स्टेप के बाद ये क्या बिल्कुल सेम नहीं हो गया क्या? क्या ये जब हमने ट्रायंगल लगाया यहाँ पे, तो क्या ये बिल्कुल प्रोसेस सेम नहीं हो गया क्या? फिर वही काम नहीं करना पड़ेगा? तो क्यों इतना दिमाग लगाए हम लोग? जब काम ट्रायंगल ऑफ एडिशन वाला ही करना हो तो फिर डेरिवेशन में अपनी एनर्जी हम लोग क्यों वेस्ट करें?
नहीं करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आई हमारी वो ये आई कि अगर मान लीजिए दो वेक्टर अगर हम लोग अरेंज किए हुए टेल फॉर्म में, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में ही होगा। आई थिंक इसमें तो आपका कोई इशू होगा नहीं, इसमें तो आप प्रॉपरली अग्री करते होगे, बोलिए। डोंट यू अग्री कि तो दो वेक्टर्स होंगे, दो वेक्टर्स का अगर अपने को कभी भी रिजल्टेंट लेना पड़ेगा तो रिजल्टेंट हमेशा दोनों के बीच में ही लाई करेगा। बीच में, एग्जैक्ट बीच में नहीं कह रहा हूं, दोनों के बीच में ही कहीं वो लाई करेगा। इज इट क्लियर? मैग्नीट्यूड का वैल्यू हम जानते हैं क्या होगा, डायरेक्शन का वैल्यू हम जानते हैं, वो कोई चेंज नहीं होगा। यही है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अप्रोच फर्क है, दो मेन अप्रोचेस हैं। ट्रायंगल लॉ का अप्रोच क्या है? ट्रायंगल लॉ का अप्रोच है कि ये ए वेक्टर है मेरा, और इसी को कंटिन्यूअस में एक और वेक्टर आ जा रहा है, बी वेक्टर आ जा रहा है। ठीक है, ये दोनों कंटिन्यूअस में है, तो हम क्या कह सकते हैं, टेल फॉर्म में अरेंज है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाता है? स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। ये एक दूसरा अप्रोच है। और एक अलग अप्रोच क्या है कि ए वेक्टर दो वेक्टर का टिल्टल फॉर्म में अरेंज है तो रिजल्टेंट कहीं उनके बीच में ही लाई करेगा, विच इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। क्या सबको ये क्लियर है? ये अगर क्लियर होगा तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं आपको आता हूं इस एडिशन ऑफ वेक्टर के अप्रोच में दोबारा। मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, मान लीजिए मेरे पास दूसरा वेक्टर है, बी वेक्टर, और मान लीजिए मेरे पास तीसरा वेक्टर है, आर वेक्टर। रिजल्टेंट ए वेक्टर, बी वेक्टर, आर वेक्टर। तो याद रखिएगा, ए वेक्टर के साथ जो हम लोग एंगल बनाएंगे, ए वेक्टर के साथ जो हम लोग एंगल बनाएंगे दैट इज कॉल्ड अल्फा, और बी वेक्टर के साथ जो एंगल मान लीजिए बनाएंगे उसको हम लोग नाम देते हैं बीटा। अपना अपना नाम दे दिया। शुभम ने पूछा सर बीच में कैसे लिए, बता दीजिए। शुभम मैंने कुछ लिया नहीं है, आप गौर से शुभम देखो, जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है टेल मेथड में, क्या वो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम नहीं है क्या शुभम? अच्छा, अब डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम तो क्या होगा? डायगोनल तो हमेशा होगा, तो ए और बी के बीच में ही होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्ट एंगल बाइसेक्टर पे होगा शुभम, मैं कह रहा हूं कि दोनों के बीच में ही होगा। कहां होगा वो बाद में बात करेंगे, थोड़ी देर में, 2 मिनट में आता हूं मैं। लेकिन उन दोनों को इंटरसेक्ट करते ही वो पास करेगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ए वेक्टर है, दूसरा हमारा बी वेक्टर है, और तीसरा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। क्लियर है? तो एक सिंपल सी बात होती है कि अब आपके मन में सवाल आता है जो शुभम ने पूछा कि सर रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ होगा, ठीक बीच में लाई करेगा क्या? इसको लेकर के मैं आपके लिए एक फिगर लेके आया हूँ, एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, इससे आपको बहुत हद तक चीजें क्लियर होंगी। गौर से देखिएगा। मान लीजिए मैं केस 1 लेता हूं, गौर से देखिएगा। मान लीजिए मैंने केस 1 लिया, केस 1 में मैंने क्या लिया कि मेरे पास कुल मिला के दो वेक्टर्स हैं, और मान लीजिए मेरा ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी वेक्टर से ज्यादा है, यानी ए मैग्नीट्यूड वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर से अगर मेरा ज्यादा है। क्लियर है क्या? बात समझिएगा, मैं कह रहा हूं मेरा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर से अगर ज्यादा है, तो वो रिजल्टेंट वेक्टर क्या दिख रहा है आपको? क्या आप ऐसा ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या कि रिजल्टेंट वेक्टर ए की तरफ थोड़ा झुका हुआ है? बोलिए, क्या आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या कि आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए की तरफ थोड़ा ज्यादा इंक्लाइंड है एज कंपेयर टू बी? बोलिए, क्या आप ये कह सकते हो कि इस केस में जो एंगल बीटा है इज ग्रेटर देन एंगल अल्फा? मेरी बात समझना, ये बहुत सोचने की चीज है। ए बी दो वेक्टर है, रिजल्टेंट बीच में, जो फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा रिजल्टेंट उसके तरफ झुकेगा। ये तो नॉर्मल साइंस है कि दो दो बंदे फोर्स लगा रहे हैं, जिसका ज्यादा होगा फोर्स रिजल्टेंट क्या होगा, उसी के तरफ लगेगा। बोलिए शुभम, इज इट क्लियर? क्या मेरी बात क्लियर है? कैसे हम लोग रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं, मैं उसके तरफ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक और केस लेते हैं, हम लोग केस 2 लेता हूं। केस 2 में मैं क्या लेना चाहता हूं
कि मान लीजिए मेरे ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मेरे ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से कम है। ये मेरा बी वेक्टर, और देखो ड्रॉ फिगर भी देख के लग रहा होगा कि बड़ा है कौन छोटा है। ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, तो आपको क्लियर कट दिख गया होगा कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो बी के तरफ झुक गया है। ये बीटा है और ये क्या है, अल्फा है। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं इस फिगर में कि इस केस में मेरा अल्फा जो है वो बीटा से बड़ा है। इज दिस क्लियर? क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? लास्ट पॉइंट जो शुभम आपका जिस तरफ इशारा था, आपने कहा था कि सर बीच में होगा वाला पॉइंट। तो मैं केस 3 लेता हूं। केस 3 का मतलब क्या होता है? केस 3 का मतलब जब ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल, एकदम याद रखना है इसको, ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के अगर इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा? अगर ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा तो उस केस में ये रिजल्टेंट ठीक बीच में होगा। ये अल्फा है तो ये क्या होगा, बीटा। तो हम क्या कह सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा इस केस में, बीटा, यानी एंगल बाइसेक्टर पे होगा। मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ठीक बीच में होगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मृगांक ने एक सवाल पूछा, सर अगर इसी में थर्ड वेक्टर भी आ जाए। मृगांक थर्ड वेक्टर के लिए हम लॉ ऑफ पॉलीगॉन्स पढ़ेंगे। मृगांक थर्ड वेक्टर के लिए हम लॉ ऑफ पॉलीगॉन्स पढ़ेंगे। वी जस्ट वांट टू गेट इन्वॉल्वड इन ओनली 2 वेक्टर्स। हम सिर्फ 2 वेक्टर में ही अपने आप को इन्वॉल्व करके रखना चाहते हैं। क्या सबको रिजल्टेंट वेक्टर का फंडा समझ में आया? क्या 2 वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे शिफ्ट करता है? जिधर ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर उधर ही शिफ्ट कर जाएगा रिजल्टेंट। क्लियर है? जिधर मैग्नीट्यूड ज्यादा, रिजल्टेंट उधर ही एंगल क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा वेक्टर का तो रिजल्टेंट भी ठीक बीच में होगा। क्या ये, मैं इसको मैथमेटिकली समझने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैथमेटिकली समझने से अच्छा इसको क्या पिक्टोरिकली समझ पा रहे हो? क्या इमेजिनेशन वाइज समझ पा रहे हो क्या इसको? बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देन ओनली वी कैन जंप टू एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्वेश्चंस। हम एडिशन ऑफ वेक्टर पूरी तरह पढ़ चुके हैं, अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं। Are you sure, or is there any doubt? कोई भी डाउट है, just raise your hand and go ahead. I will give you 2-minute time. कुछ भी डाउट है मैंने पूछो। Okay. I think we can go ahead with questions then. We can go ahead with questions if there is no doubt. मैं आगे बढ़ रहा हूँ। रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद रखना, एंगल निकालने का फॉर्मूला याद रखना, जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, और इमेजिनेशन याद रखना बस। ठीक है, लेट्स ट्राई दिस वन आउट। जल्दी, मुझे तुरंत आंसर चाहिए, बट सॉल्व इट सेंसिबली। इत्मीनान से सॉल्व करो। यू हैव 3 मिनट टाइम, अनइंटरप्टेड 3 मिनट का टाइम है आपके पास। जल्दी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। प्लीज जल्दबाजी ना करें, रिस्पॉन्ड करने की जल्दबाजी ना करें आप लोग। शिवम जल्दबाजी ना करें, शिवम गलत होगा, इट्स नॉट गुड, क्योंकि यू हैव नॉट पुट एफर्ट टिल यट। जितने लोगों ने अभी तक अंदाजा लगाया है उन सबका गलत है। प्लीज सॉल्व इट, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें और सॉल्व करें। एग्जाम, जेई एग्जाम में अगर आप बैठते हो, इवन बोर्ड्स एग्जाम में बैठते हो, तो अंदाजा लगाने से सबसे पहले बचना पड़ेगा, बिकॉज वो सबसे ज्यादा नुकसान करता है आपका किसी भी एग्जाम में। वी प्रिटेंड कि हमको लग रहा है ऐसा, वो लग रहा है, वो जनरली वो धोखा दे देता है। इस क्वेश्चन को कर लो, उसके बाद आई विल टेल यू वन इंटरेस्टिंग स्टोरी। I will tell you a very interesting story regarding accuracy. Nishita, very good. Nishita, very good. Excellent. Mala, very good. बाकी आई होप मैं कुछ बोलूंगा। खुशी, excellent. Very good. Anshu, very good.
जो सॉल्व कर रहे हैं दे आर गेटिंग टू द करेक्ट आंसर। काफी लोग बीच में किसी स्टेप पे एजम्पशन में चले जा रहे हो, इसीलिए ये गलत हो रहा है। सनी वेरी गुड, श्रेयांश गड़बड़ है, शुभम गड़बड़ है, आप रिकॉल रिविजिट करें। क्या हो रहा है बीच में ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां पे आप अपना मन का बात सुन ले रहे हो, कभी नहीं सुनना चाहिए। क्रिश गड़बड़ है, क्रिश। सनी वेरी गुड, शिवम वेरी गुड। जस्ट गिव योरसेल्फ सम टाइम। सचिन गड़बड़ है, सचिन। You need more time. Still 1 minute more to go. Still 1 minute to go. अंकित गड़बड़ है थोड़ा सा। मानस इट्स वेरी गुड। पीयूष वेरी गुड। I think let I just want to jump now. I just want to jump to the conclusion now. ठीक है, देखते हैं। तो मैं अब कह रहा हूं कि आप मेरे दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? f है। दोनों का मैग्नीट्यूड f है, ठीक है। मैं ऐसे देखूंगा, मेरे दो वेक्टर है, f है, एक वेक्टर f है, दूसरा वेक्टर भी मेरा क्या है? f है। मैग्नीट्यूड किसका भी क्या है? f है। और जो मेरा रिजल्टेंट आ रहा है वो भी क्या हो रहा है? f आ रहा है। रिजल्टेंट क्या आ रहा है? f आ रहा है। मान लीजिए एंगल थीटा है, तो एंगल थीटा है तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला कितना होता है? √a² + b² + 2ab cos थीटा। a² + b² + 2ab cos थीटा, नॉर्मल फॉर्मूला है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला वैल्यू कितना पुट कर देंगे? रिजल्टेंट का वैल्यू पुट कर देंगे, f होना चाहिए। अच्छा, a भी कितना है? f है। b भी कितना है? f है। और 2f² cos थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो f² = 2f² + 2f² cos थीटा। 2f² cos थीटा इक्वल्स टू -f² हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। cos थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा वो -1/2 हो जाएगा, where थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है? बच्चों बताइए, क्या ये क्लियर है? पीयूष ठीक था, पीयूष आपका आंसर सही था, मैंने पहले ही बोला था। इज दिस क्लियर? सचिन समझ में आया क्या? मैंने बोला बस सोचना था कि वैल्यू क्या क्या बोल रहा है, दोनों वेक्टर ही मेरे एफ ही हैं, ठीक है। तो जस्ट आई वाज टेलिंग कि मैं आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाला था एक्यूरेसी को लेकर, ठीक है। ये आपको पता ही है कि आपका कोई भी एग्जाम इस लेवल पे होता है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है। तो मैं जब जेई का प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं प्रैक्टिस से देता था, तो मेरा स्कोर जो था वो बहुत एफर्ट डालने के बाद भी नहीं बढ़ रहा था। मैं बहुत एफर्ट मार रहा था कि मेरा नंबर नहीं बढ़ रहा है, मेरे नंबर नहीं आ रहे, काफ़ी गलतियाँ हो रही हैं। तो मैंने सोचा कि क्या गलती कर रहा हूँ मैं। तो मैंने एक हिसाब लगाया जो मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ, और मुझे एंड में क्या मिला मैं वो भी बताना चाहता हूँ आपको। यू विल गेट, आपको कुछ फायदा होगा फ्यूचर जर्नी को लेकर। क्या मैंने किया कि मेरा जेईई मेंस में सिलेक्शन हुआ, ठीक है। तो मैंने देखा कि मैं जनरली 180 मिनट में 90 क्वेश्चन होते थे, तो मैं जनरली कम से कम 75 to 80 क्वेश्चंस में कमिट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट मैं 80 क्वेश्चंस में कमिट कर रहा था सॉल्व करने। एटलीस्ट आई वाज गिविंग टाइम इन 80 क्वेश्चन। मैं 80 क्वेश्चंस में टाइम दे रहा था, और 80 क्वेश्चंस में कम से कम मैं लगभग 75 क्वेश्चंस तो मैं रिस्पॉन्ड कर ही रहा था। 80 अटेम्प्ट करने के बाद 75 रिस्पॉन्ड कर रहा था। तो मैंने देखा कि मैं एवरेज टाइम जो दे रहा था 180/75, यानी हर क्वेश्चन पे लगभग 2 मिनट टाइप दे रहा था। अगर आप गौर से देखो तो कितना हो जाता है ये? 15 5 जा 15 12 जा, ऑलमोस्ट 2.4 मिनट में हर क्वेश्चन पे टाइम दे रहा था, ठीक है। सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ जब 90 क्वेश्चन हुआ करते थे, अभी तो 75 क्वेश्चन ही होते हैं, ठीक है। तो मैं हर मिनट में 2.4 मिनट में एक क्वेश्चन पे कर रहा था। लेकिन मुझे रिजल्ट में क्या मिला?
तो रिजल्ट में मैंने देखा कि 75 क्वेश्चन में जनरली जो हो रहा था वो हम 40 बहुत ज्यादा 40 सही कर पा रहे थे और लगभग 35 गलत कर पा रहे थे। तो मिला जुला के जो नंबर आ रहा था 160 माइनस 35 इट वाज लगभग 125 मार्क्स आ रहे थे। इतना एफर्ट डालने के बाद भी 125 मार्क्स आ रहा था। I identified my two mistakes. One, over commitment, कि हम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने पहले उस पर कंट्रोल किया। मैंने बोला कि मैं कहीं भी मुझे मन को लगेगा तो मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा। दूसरा, क्वेश्चन को पहले ही जज करना कि ये मेरे से कितना बनेगा और कितना नहीं बनेगा। इन दो काम करने के बाद जो मेरा फाइनल रिजल्ट आया था, एंड रिजल्ट की मैं बात करता हूँ क्या था। एंड रिजल्ट जो मेरा था वो क्या था कि मैंने 180 मिनट में मैंने कुल मिला के 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया मैंने, 55। ठीक, अब गौर से देखो मेरा पर क्वेश्चन का टाइम कितना है। मेरा पर क्वेश्चन का टाइम अब हो चुका है 180/55, तो 11, और 11 के बाद कितना हो गया, ये कितना हो गया 5, ऑलमोस्ट 3.3 सेकेंड टाइम मैंने पर क्वेश्चन टाइम बढ़ गया। और क्वेश्चन पे टाइम ज्यादा दे देते हो ना तो आपका आंसर भी सही होने का चांस काफी बढ़ जाता है। उसका नतीजा मुझे क्या मिला कि मेरे 55 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए, उसमें मेरा 54 क्वेश्चन करेक्ट था। इट वाज जस्ट 54 क्वेश्चन करेक्ट था एंड आई रिसीव्ड ऑलमोस्ट 215 मार्क्स 215 मार्क्स इन जेईई मेंस। याद रखिएगा 125 नंबर और मेरे 215 नंबर में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं था। मेरे पढ़ाई में डिफरेंस नहीं था, मेरे अटेम्प्ट में डिफरेंस नहीं था, मेरे मेहनत में डिफरेंस नहीं था, जस्ट माइंडसेट का डिफरेंस था। माइंडसेट क्या है आपका, व्हाट यू जज योरसेल्फ, हाउ यू जज योरसेल्फ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज हाउ कंपटीशन वर्क्स। If you want to achieve maximum, you have to be accurate. आपको accurate होना पड़ेगा और आपको सबसे पहला काम जो करना पड़ेगा कि मुझे ये लगता है, उस फीलिंग को खत्म करना पड़ेगा। एक एग्जाम दो ऐसा जिसमें आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करो और दिखाओ कि मैं किसी क्वेश्चन को श्योर नहीं था तो मैंने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। दैट विल शो योर गट्स। ये आपका गट शो करेगा और वही गट से आपका सिलेक्शन होगा। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी इस एग्जाम के लिए। मैं कई टेस्ट में 50 और 60 नंबर तक पहुंच गया था इस नंबर को लाने के लिए, पर मैंने वो दुख मुझे हुआ लेकिन एंड में फायदा हुआ। एक सवाल आस्था का है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आस्था, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग इज अ रियलिटी। नेगेटिव मार्किंग हर जगह होता है, जहां नहीं होता आई कैन से, पर जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं होता वो पेपर और टफ होता है। बिकॉज बच्चों की टेंडेंसी जो होती है ना वो गो थ्रू ऑल क्वेश्चंस हो जाती है और आपका पर क्वेश्चन टाइम मिनट घटने लगता है। तो मेरा जो आपके लिए फोकस है कि आपको अपने हर क्वेश्चन का टाइम बढ़ाना पड़ेगा एग्जाम में, एंड दैट यू कैन ओनली डू बाय नॉट वेस्टिंग द टाइम इन द क्वेश्चंस यू कांट सॉल्व। बच्चों कभी कभी हमें क्वेश्चन देख के पता चल जाता है ये मेरे से बनेगा कि नहीं बनेगा। वो जजमेंट बहुत काम का होता है, वहां पे आपको रुकना चाहिए कि मैं ओवर कमिट। एग्जाम में जनरली हम ओवर कमिट कर जाते हैं। दूसरा, ईगो। एग्जाम में आपका ईगो सबसे बड़ा नुकसान करता है। मान लीजिए आपने यूनिट्स एंड डायमेंशन बहुत अच्छा पढ़ लिया, अब आपके पास ईगो आ जाता है कि एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अगर एग्जाम में उस पर टफ क्वेश्चन दे दिया तो वो ईगो रखने की जरूरत नहीं है। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक्स। और आज कोई भी आईआईटी, मेडिकल, कोई भी एग्जाम, एनडीए, कोई भी एग्जाम सिर्फ एक फैक्टर पे काम करता है। एक फैक्टर वो क्या है कि आप कितना % सिलेबस कवर करके जा रहे हो। अगर आपका सिलेबस 100% कवर्ड है, यू हैव मोर चांसेस। जिसका सिलेबस कम कवर्ड है उसके पास लेस चांस है, क्योंकि इजी क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं आज। दैट्स इट, मैं यही बताना चाहता था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई थिंक वी वेस्टिंग एट, वी कांट वेस्ट टाइम मच। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बट जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझो कि मुझे आपके सिर्फ जल्दी आंसर से मतलब नहीं होता है। आप थोड़ा लेट रिस्पॉन्ड करो, बट हैव गट्स कि एक्सेप्ट कि मेरे से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। डोंट मार्क आंसर अंटिल यू आर श्योर कि यू मस्ट डू।
दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ मैं बहुत एक अच्छा सवाल दे रहा हूँ। शिवम ने पूछा सर आपका रैंक कितना था? इट वाज 6K। इट वाज 6K। चलिए, याद रखना जितने लोग IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं, 200 इज योर टारगेट। फोकस ऑन 200 मार्क्स, नथिंग लेस देन 200। अगर जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, नथिंग लेस देन 600 इज मस्ट बी योर गो टू टारगेट। अगर आप 600 और 600 फिर 650 650 के लिए अगर आप जा रहे हो नीट में और 200 प्लस जा रहे हो जेई में, देन यू आर ऑन द ट्रैक। ठीक है। और अभी जिसका भी जो को लगता है कि 10th मेरा वीक है वगैरह, कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड इन इनिशियल स्टेजेस। ट्राई दिस क्वेश्चन। सब लोग क्वेश्चन को पढ़ें, सोचें, विजुअलाइज करें एंड ट्राई करें। नहीं बनना मसला नहीं है, अप्रोच कितना कर पाते हो इस पे फोकस करो। सेंटर्स खुलेंगे, देन विल टॉक मच अबाउट दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कैसे अप्रोच करते हैं किस एग्जाम को अलग अलग, विल टॉक, बिकॉज़ दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। निष्ठा विल सी, निष्ठा विल वेट करते हैं थोड़ा सा हम लोग। मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 3 मिनट का टाइम कम से कम दे रहा हूँ, आप अपना अप्रोच करें। निष्ठा देखते हैं। खुशी, निष्ठा गोइंग फॉर सेम आंसर। खुशी लेट्स सी, मैं पोल लॉन्च कर देता हूँ वैसे। माला गोइंग फॉर सेम आंसर, वेरी गुड माला। I think you're all correct. You all three are correct. So great. That's girl power. All three response from girls. Anshu, excellent. Very good. Very good. अब देखो कहां फंस रहे हो आप, उसको ब्लॉकेज को तोड़ना है अपने को। अभी तक मेरे पास 4 आंसर्स करेक्ट आए हैं, 5 आंसर करेक्ट आए हैं। 4 तो मैं नाम जानता हूं, निष्ठा, खुशी, माला और अंशु। और स्टिल मैं अभी आंसर आई डोंट हैव आंसर, विल सॉल्व इट। लास्ट व्हाट 6th करेक्ट आंसर। लास्ट 30 seconds. चलो, क्वेश्चन को ना हम लोग पढ़ करके क्वेश्चन को उसको कॉपी पे उतारने की कोशिश करते हैं। देखते हैं। 2 लिख रहा है, 2 फोर्स है, 3 न्यूटन 2 न्यूटन का, थीटा एंगल है और सब्जेक्ट रिजल्टेंट डिजायर। मैं इसका फिगर बनाने की कोशिश करने वाला। एक फोर्स है 3 न्यूटन का, दूसरा फोर्स है 2 न्यूटन का, और रिजल्टेंट कितना है? कुछ रिजल्टेंट कहाँ होगा? कहीं बीच में होगा, ये तो मानते ही, और रिजल्टेंट कहीं बीच में होगा, आर होगा। और दोनों के बीच एंगल कितना था? थीटा था। मैं एक इक्वेशन तो लिख ही सकता हूँ ना, कम से कम मैं एक इक्वेशन तो लिख सकता हूँ। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 कॉस थीटा। ना तो लिख ही सकते हैं, कम से कम रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। मैं लिखता हूँ आर इक्वल्स टू
9 प्लस 4 प्लस 12 कॉस थीटा। मैं लिख सकता हूं यहाँ पे r इक्वल्स टू अंडर रूट 13 प्लस 12 कॉस थीटा। खत्म। ये मेरा पहला पार्ट है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है क्या इसमें? क्या फर्स्ट पार्ट क्लियर है? अगला लाइन क्या कर रहा है? अब कह रहा है कि नाउ फोर्स इज इंक्रीज टू 6 न्यूटन। फर्स्ट फोर्स को 3 न्यूटन से कर दिया 6 न्यूटन एंड रिजल्टेंट बिकम्स 2r। तो b को तो चेंज किया नहीं है, b वैसे ही है, मतलब 2 न्यूटन ही है। तो अब मेरा जो रिजल्टेंट हो गया वो कितना हो गया? रिजल्टेंट हो गया 2r। यही कह रहा है ना, इतना ही कह रहा है। एंगल तो बदला नहीं है, एंगल तो वही है, अभी भी थीटा ही है। फिर से फॉर्मूला लिखता हूं। अब मेरा रिजल्टेंट r नहीं है, मेरा रिजल्टेंट 2r है। अंडर रूट a स्क्वायर 6 का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 2 कॉस थीटा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? 2r इक्वल्स टू, देखते हैं पीयूष देखते हैं, पीयूष इज करेक्ट वैसे, 36 प्लस 4 प्लस 24 कॉस थीटा। कुछ नहीं कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं सीधा सीधा। तो क्या हो जा रहा है? 2r इक्वल्स टू अंडर रूट 40 प्लस 24 कॉस थीटा। किसी को कोई भी तकलीफ है पूछिए, गो अहेड। क्या मेरे दोनों लाइन इक्वेशंस में कोई दिक्कत है क्या आपको? क्या दोनों इक्वेशन में दिक्कत है? क्या यही दो कंडीशन दिया था क्या? से यस, से यस और नो। क्या इतना समझ में आया कि नहीं? आंसर आता रहेगा अपना, आंसर आता रहेगा। सही, ठीक है आंसर आपका। आंसर इज लास्ट पार्ट। क्या हमारे अप्रोच क्लियर है? क्या 3 और 2 का रिजल्टेंट आर है, 6 और 2 का रिजल्टेंट 2r है, थीटा एंगल सेम है। डन। अब मैं क्या इक्वेशन में वैल्यू पुटिंग नहीं करूंगा सीधा सीधा। अब r की वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू आर का वैल्यू कितना होता है? अंडर रूट 13 प्लस 12 cos थीटा इक्वल्स टू 40 प्लस अंडर रूट 24 cos थीटा। सबको पता है लोग क्या लिख रहा हूं मैं। 40 प्लस 24 cos थीटा अंडर, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स 13 प्लस 12 cos थीटा इक्वल्स टू 40 प्लस 24 cos थीटा। सीधा सीधा सॉल्व कर लो। 52 प्लस 48 cos थीटा इक्वल्स टू 40 प्लस 24 cos थीटा। सॉल्व किया, 48 माइनस 24 कितना हो गया? 24 cos थीटा इक्वल्स टू माइनस 12। cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया? माइनस 1/2। तो थीटा कितना हो गया? 120 डिग्री। इज इट क्लियर? क्या इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये क्लियर है? क्या थीटा कितना आ गया? 120 डिग्री आ जाएगा क्या? बोलिए। मैंने क्वेश्चन को जस्ट गो अकॉर्डिंग टू व्हाट इट सेज, डोंट यूज एनीथिंग एल्स। फॉर्मूला वही रहेगा, उसमें कोई चेंज आपका नहीं आना। जस्ट सी व्हाट क्वेश्चन ट्राइंग टू से। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या यहां तक क्लियर है सबको? विवेक, इज इट क्लियर? सचिन, इज इट क्लियर? सचिन, क्या समझ में आया? अंकित, जिया, इज इट क्लियर? निशांत, इज इट क्लियर? निशांत, ये टॉपिक आ रहा है समझ में? बिकॉज यू हैव, इट हैज नथिंग टू डू विद दैट लास्ट टॉपिक। निशांत, are you there? Not a good. Okay, निशांत, लेट्स मूव अहेड। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई जस्ट होप सबको समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। सब लोग सॉल्व इसी तरीके से कर रहे होंगे। देखो, अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। आई थिंक दिस रिपीट क्वेश्चन हैज गॉट रिपीटेड ना। देखो तो, चेक तो, रिपीट है क्वेश्चन, क्वेश्चन हैज जस्ट गॉट रिपीटेड। ओके, यू हैड गुड लक। मैं जल्दी से सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स बता देता हूँ।
मैं जल्दी से सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स बता देता हूँ, ठीक है। अब ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, तो याद रखना, अगर सिंपल से याद रखना, सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। अगर मैं बोलूं मैथमेटिकल, सिंपल मैथमेटिक्स की बात करूं, अलजेब्रा की बात करूं, तो सब्ट्रैक्शन नाम का कोई चीज होता ही नहीं। अब आप बोलो सर इतने दिन से पढ़ते हैं, बेवकूफ थोड़े हैं हम लोग, हमेशा 4 - 3 1 पढ़े। याद रखना सब्ट्रैक्शन की जब हम बात करते हैं कभी भी, तो अगर मान लीजिए एक सब्ट्रैक्शन की बात करते हो कि मान लीजिए आप कहते हो 4 - 3, 4 - 3, तो इट एक्चुअली मीन्स कि 4 + -3, इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ अ नेगेटिव नंबर। इज इट क्लियर? क्या सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ अ नेगेटिव नंबर। क्लियर? तो यहां भी वेक्टर में भी हम लोग इसको इसी तरीके से ट्रीट करने वाले हैं। देखते हैं कैसे हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मोशन में सबसे ज्यादा एडिशन से ज्यादा सब्ट्रैक्शन यूज होने वाला है आपको, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मान लीजिए अगर मुझे किसी ने कहा कि आप निकालो एस वेक्टर, एस वेक्टर इक्वल्स टू होता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, एस वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मान लीजिए, तो ए वेक्टर बी माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या है, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर में कुछ नहीं करो, माइनस बी वेक्टर को ऐड कर दो। अब ये कहने में तो आसान है, पर करके देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो मान लीजिए मैंने बोला कि ये वेक्टर मेरा ए वेक्टर मैंने बना दिया, और मैंने एक वेक्टर बी बना दिया। क्लियर? मैंने एक बी वेक्टर बना दिया, और मैंने देखा कि चलो इधर रिजल्टेंट निकाल लेने में क्या है, रिजल्टेंट लिख लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। रिजल्टेंट किधर होगा, रिजल्टेंट किधर होगा, आर, नॉर्मल जो मैंने ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर रिजल्टेंट। मुझे करना है ए माइनस बी, तो सबसे पहला काम करो, क्या ऐड करना है आपको, ए के साथ बी नहीं ऐड करना है, माइनस बी ऐड करना है। जब माइनस बी ऐड करना है तो क्यों ना हम लोग इस बी के ठीक उल्टा एक वेक्टर बना लेते हैं, उतने ही लेंथ का वेक्टर बी के ठीक ऑपोजिट बना लेते हैं, एंड वी विल टर्म टू बी एज माइनस बी वेक्टर। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? आप बताओ बच्चों, क्या ये पॉइंट क्लियर है कि हमने माइनस बी वेक्टर कैसे लिखा? भाई बी वेक्टर उधर होगा तो माइनस बी उसके ठीक ऑपोजिट होगा। इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर? अब मैं कह रहा हूं कि मुझे ए और माइनस बी को जोड़ना है, भाई ए और माइनस बी तो नीचे की तरफ है दोनों, तो क्या इसका रिजल्टेंट कहीं इधर होगा क्या? इस ए माइनस बी के रिजल्टेंट को, ए और माइनस बी के रिजल्टेंट को हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे एस वेक्टर। और एस वेक्टर इज नथिंग बट व्हाट, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। इज इट क्लियर? क्या तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एडिशन? सब्ट्रैक्शन भी एक तरीके का एडिशन ही है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? मैग्नीट्यूड वाइज सब आएंगे बाद में। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है कि अगर एडिशन ए प्लस बी है तो सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी है? मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। मान लेते, चलो अब थोड़ा मैथमेटिकली भी जानना जरूरी है। मान लेते हैं कि ए और बी के बीच एंगल थीटा होगा, तो आपको भी पता होना चाहिए कि ए और माइनस बी के बीच एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। गौर से देखते हैं, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि रिजल्टेंट आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैं क्या कहूंगा, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन अगर मुझसे कोई बोलेगा कि एस का कितना होगा, एस का क्या लिखना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही रहेगा, अभी भी ए ही रहेगा, ए का होल स्क्वायर बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। सिर्फ फर्क क्या पड़ गया है, एंगल का। cos थीटा की जगह कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं फाइनली एस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। याद रहेगा क्या? मैग्नीट्यूड याद रहेगा, a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। ये होगा सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड। इज दिस क्लियर?
शुभम आंसर सेम तो नहीं आया ना? शुभम बोलो आंसर सेम तो नहीं आया ना? किसी को दिक्कत है क्या? ए आज के बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज नथिंग जस्ट एडिशन ऑफ अ नेगेटिव वेक्टर। क्लियर है? सिंपल और सिंपल, आज के बाद सब्ट्रैक्शन आ जाए, कुछ नहीं करो, जल्दी से नेगेटिव करो, दो वेक्टर को जोड़ दो सीधा सीधा। ये बहुत ही क्लीन अप्रोच आपको रखने की जरूरत है। जैसे मैंने एक ही में दिखाया कि ए प्लस बी कैसे ड्रॉ किया और ए माइनस बी कैसे ड्रॉ किया। क्लियर है? थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई जस्ट होप आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर समझ में आ गया होगा। मैं अब इसमें ज्यादा टाइम देने की कोशिश नहीं करता हूँ। एक दो सवाल कर लेते हैं, चैप्टर टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, एक दो सवाल कर लेंगे, फिर हम लोग अगले दिन और क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखते हैं ये कितने लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। देखते हैं ये क्वेश्चन कितने लोगों सॉल्व होता है। ये आपका एक्चुअली मोशन का सवाल है, लेकिन बेसिकली ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का सवाल है। दो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, ध्यान से ट्राई करें इसको। पोल में 1 मिनट के बाद लॉन्च करूंगा। अभी आप क्वेश्चन को पढ़ें ठीक से। कोमल, इज इट क्लियर? कोमल इज नॉट there. गुलशन, मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ गुलशन, तुरंत। कुछ लोग पुराने वाले पोल पे ही रिप्लाई कर रहे हैं। काफी लोगों ने पोल पे रिस्पॉन्ड किया। जस्ट वांट टू थिंक सेंसिबली। मैं इस फिगर को सोचूं कैसे, मैं इस पे फोकस करूंगा। आप सॉल्व करें। अ ट्रक इज ट्रेवलिंग ड्यू नॉर्थ। एक ट्रक जो है वो नॉर्थ की तरफ ट्रेवल कर रहा है। नॉर्थ तो समझते ही हो सब लोग क्या होता है। ठीक। एंड टर्न्स वेस्ट। वेस्ट क्या हो गया? टर्न करेगा क्या? वेस्ट। ठीक है, ये 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था। मान लेते हैं इसको हम लोग ए वेक्टर, और दूसरा क्या मान लेते हैं हम लोग? बी वेक्टर। बोलिए, इज इट क्लियर? क्या गौर से देखना, मैं क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट करूंगा। वी हैव गॉट 7 to 8 रिस्पॉन्सेस। रॉबिन देखते हैं। रॉबिन, लेट्स सी। रॉबिन, रॉबिन आपका आंसर सही है शायद। रॉबिन आपका आंसर सही है, पर स्टिल मैं देख लेता हूँ। आयुष देख लेते हैं। चलो बच्चों एक सेकेंड। अब आपने बोला कि ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर बी भी कितना है? बी भी 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। दिक्कत क्या है कि पूछ रहा है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी अगर कोई पूछ रहा है तो आप कहोगे ना फाइनल माइनस इनिशियल। क्या कहोगे? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। पहली चीज, चेंज इन वेलोसिटी जो कह रहा है वो फाइनल माइनस इनिशियल, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर अगर हम लोग देखें तो क्या होगा? बी वेक्टर तो ठीक है, लेकिन ए को माइनस वेक्टर बनाना पड़ेगा। ए को माइनस वेक्टर बनाना, जो भी रिस्पॉन्ड कर रहा है मैं तुरंत बता रहा हूँ, मैं तुरंत चेक करूंगा। तो ए वेक्टर का माइनस वेक्टर कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर का अगर माइनस लिखना हो तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं। फिगर के हिसाब से देखो, एक को ठीक उल्टा कर देते हैं। ए वेक्टर का माइनस कितना हो जाएगा? ये माइनस ए वेक्टर हो जाएगा।
देखिए मुझे अगर इस b वेक्टर और माइनस a वेक्टर को जोड़ना है तो रिजल्ट ये कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा। बोलिए गौर से देखिएगा, मुझे अगर b वेक्टर और माइनस a वेक्टर को जोड़ना है तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्या ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है क्या, मुझे आप बताओ, क्या ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है क्या? ध्यान से, कई लोगों ने a माइनस बी वेक्टर कर दिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे आप बताओ, पहले मुझे बताओ क्या ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट है क्या, तभी हम आगे बढ़ेंगे। मैं कह रहा हूं कि मेरा बी वेक्टर किधर है, मेरा बी वेक्टर है ऐसे, मुझे बी और माइनस से कुछ सीधा सोचो ना, मुझे मेरा बी वेक्टर कुछ ऐसे है, ठीक है, वेस्ट की तरफ, और माइनस ए वेक्टर किधर होगा, मुझे बी प्लस में माइनस ए जोड़ना है, तो ए था नॉर्थ, तो माइनस ए किधर होगा, साउथ, माइनस ए किधर होगा, साउथ। तो खुद सोचो ना, अगर माइनस ए बना दिया, हमारा माइनस ए किधर होना चाहिए, हमारा माइनस ए होना चाहिए साउथ की तरफ, हमारा बी क्या होना चाहिए, वेस्ट की तरफ। तो क्या इन दोनों का सम कहीं इधर नहीं आएगा, खुद सोचो, क्या इन दोनों का सम कहीं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इधर नहीं आएगा, बोलिए क्या, इज दिस क्लियर? तो मुझे ये बताओ कि क्या आप इतना क्लियर कर पा रहे हो क्या कि ए और बी तो पक्का नहीं होगा, सी और डी पे बात करेंगे हम लोग, ए और बी तो पक्का नहीं होगा, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 12 लोगों ने ए और बी लगाया था। अब हम फिर से आते हैं, अब आपको दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है और दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, दोनों का मैग्नीट्यूड 20 और 20 है। तो देखते हैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला दो वेक्टर का, याद करिए एस का फॉर्मूला कितना होता था, जो भी है इन दोनों का सम निकालना है ना, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला कितना होगा, ए पहले वाले का मैग्नीट्यूड 20 का होल स्क्वायर, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड 20 का होल स्क्वायर, एंगल 90 है, cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0। तो क्या ये 20√2 नहीं हो जाएगा क्या, बोलिए मानस, मानस डू यू एग्री, क्या क्या ये 20√2 नहीं हो जाएगा क्या? क्या हमारा जो करेक्ट है वो 20√2 मीटर पर सेकेंड नहीं हो जाएगा क्या? 40 कैसे हो जाएगा, 40 तो सम हो जाएगा ना, वो सम तब कब होगा जब दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा, सेम डायरेक्शन में है क्या मानस, क्या सेम डायरेक्शन में है क्या, नहीं है ना, दोनों का सम कितना हो जाएगा 20√2, क्योंकि एंगल दोनों वेक्टर के बीच में कितना है 90 डिग्री। एम आई मेकिंग दिस क्लियर, क्या दोनों बातें समझ में आई आपको? आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का कितना घुमा के क्वेश्चन दे सकता दिया, लेकिन ये पूरा का पूरा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ही है, ये इसका बहुत ज्यादा यूज है आपको। आई वुड लाइक कि आप एक और सवाल करें और आज का क्लास हम लोग एंड करें। मुझे उम्मीद है कि ये सब लोग कर लेंगे, आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन में दम है, I don't know today how, but all questions are of same gene. For example, this question I don't think you need to solve it. ठीक है? I think I got same question. So I've got guys repeated question. Bad day, है ना? कोई नहीं. Hope अगले दिन और questions करेंगे हम लोग. I just got repeated questions बच्चों. I just got repeated questions. I just could not verify that. अभी क्या ही कर सकते हैं? तो अगले दिन हम लोग जब मिलेंगे तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को रिवाइज करके आप लोग आएंगे और थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल और करेंगे, ठीक है? क्लास यही पे एंड हो जाता है। अगर किसी को कुछ पूछना हो, किसी को कोई डाउट हो, कुछ बात करनी हो, यू कैन गो अहेड। शुभम प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग आज मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बट स्टिल अच्छे लेवल के क्वेश्चन के लिए एक क्लास और यूज की जरूरत है, क्योंकि हम सिर्फ 2 ही वेक्टर का सम पढ़े हैं अभी तक, हमें मल्टीपल वेक्टर्स का सम पढ़ना है। बट आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूं जिसको आप अटेम्प्ट तो कर ही सकते हो, ठीक है? चलो, any questions, anything to ask, just go ahead and ask your questions. I'm there.